Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, it is a lecture on one of the most basic and important genre of theater. कॉमेडी पे हमारा आज का लेक्चर रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि द जॉनरे ऑफ कॉमेडी इज वेरी ओल्ड। जैसे जैसे ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, वेदर इट इज इन इंडिया, वेदर इट इज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो बेसिक थिएटर जो दो डिवीजन हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी, उनमें से कॉमेडी जो है वो थोड़ा बाद में इवॉल्व हुई ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी के बाद में इवॉल्व हुई और लेटर ऑन इसके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स डेवलप होते गए जो अभी तक कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो कवर करेगा कॉमेडी की कुछ वेरी पॉपुलर सब टाइप्स पर, जिसके हम अंदर हम और वेस्टर्न कॉमेडी पे हमारा फोकस रहेगा। क्लासिकल कॉमेडी, ओल्ड, मिडल, न्यू कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, situational comedy, high comedy, low comedy, comedy of humors, comedy of ideas, comedy of intrigue, comedy of manners, comedy of menace, comedy of moral, comedy dell'arte and commedia erudita. इनमें से बहुत सारी जो टाइप्स हैं देवर शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी फैशन में रही, कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो चलती रहती हैं। इन सब पर एक ब्रीफ डिस्कशन करके कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ब्रॉड डिवीजन है कॉमेडी और ट्रेजेडी का, उसमें कॉमेडी को पूरा हम कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले एक बहुत बेसिक जो डेफिनेशन है कॉमेडी की, उससे समझते हुए, जो देखिए ऐसा माना जाता है, हम वंस अगेन मैं ये बताना चाहूँगा दैट वी आर टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू वेस्टर्न डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। इंडियन का अपना जो ड्रामेटिक थिएट्रिकल ट्रेडिशन है वो भी बहुत रिच है, बट एट प्रेजेंट हमारा फोकस केवल वेस्टर्न ट्रेडिशन पे रहेगा। तो जो ग्रीक थिएटर था, जो लगभग थर्ड या फोर्थ बीसी में डेवलप होना शुरू हुआ था, ब्रॉडली ये हम सभी जानते हैं, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू जॉनर्स, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। बताने की जरूरत नहीं है कि जो ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो डिफरेंस था, जिसमें जो ट्रेजेडी थी इट इवॉल्व्ड अर्लियर, इसका पहले डेवलपमेंट हुआ था, और इसका जो सेंटर होता था, इसका जो फोकस होता था, वो किस चीज पर होता था? सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग पर। जो एक बहुत कॉमन डेफिनेशन दी जाती है कि ट्रेजेडी स्टार्ट्स विद हैप्पीनेस and ends in sadness. तो इट इज यूजुअली अबाउट अ फिगर। अगर आप लोगों ने एरिस्टोटल का पोएटिक्स की स्टडी करी है, देन यू नो वेरी वेल के हाउ अ प्रोटैगनिस्ट ही बेसिकली पासेस थ्रू डिफरेंट फेजेस, और लास्ट में उसका प्रॉस्पेरिटी से उसका डिस्पेयर के अंदर एक फॉल जो होता है, वो ट्रेजेडी के अंदर दिखाया जाता है। कॉमेडी जो थी वो लगभग एक सेंचुरी बाद, मतलब इट स्टार्टेड, ट्रेजेडी का जो परफॉर्मेंस था, जो पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ करता था, फेस्टिवल्स के अंदर हुआ करता था, वो थर्ड सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ, और कॉमेडी एक्चुअली इट स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट राउंड अबाउट फोर्थ सेंचुरी। सो इट्स अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 100 सालों के बाद इट वॉज रिक्वायर्ड कि थोड़ा सा जो ट्रेजेडी का सीरियस टोन है उसको कंट्रास्ट करते हुए कॉमेडी को लाया जाए। देखिए एक चीज यहां पर और मैं वेस्टर्न थिएटर के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे एरिस्टोटल, हु वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग थिएटर, तो उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी, जो हम आगे भी देखेंगे कॉमेडी से रिलेटेड में, कि जो ट्रेजेडी होती है इट डील्स विद मैन better than they are.
इट मीन्स जो ट्रेजेडी का रिलेशनशिप होता है वो हायर क्लासेस से या हायर स्पीशीज ऑफ ह्यूमन काइंड से होता है। उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, दे बिलोंग टू द हायर क्लास। वो उनकी प्रोमिनेंस जो है वो उनके बिकॉज ऑफ बर्थ इन नोबल फैमिली हो सकती है, बिकॉज ऑफ देयर वर्च्यूज हो सकती है। और उसके अपोजिट जो कॉमेडी है, इट डील्स विद लोअर क्लास ऑफ मैन। वापिस से लोअर से यहां क्या मतलब है, जो जिनके अंदर इनहेरेंट वाइसेस हैं, जो लोअर स्ट्रेटा से हैं, जिनका जो ऑक्यूपेशन है, जिनका जो लेवल ऑफ एथिक्स है वो डाउन है। तो वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये क्लियर था कि ट्रेजेडी को एक हायर रैंक दी गई थी, कॉमेडी डील करती थी लोअर लोगों से। और इसका पर्पस भी लाइफ के जो इनका टारगेट ऑडियंस होता था वो भी कॉमन पब्लिक होती थी। इट वाज नॉट सपोज टू बी एन एरिस्टोक्रेटिक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। और दूसरी बात, इसके जो करेक्टर्स होते थे वो भी लोअर स्टेटस से लिए जाते थे। सो कॉमेडी जब फोर्थ सेंचुरी के आसपास, फोर्थ बीसी के आसपास स्टार्ट हुई, तब से लेकर 20th सेंचुरी एंड इवन इन 21st सेंचुरी हम देख रहे हैं इट हैज इवॉल्व, इट हैज वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इस वजह से क्योंकि देखिए ट्रेजेडी का जो डेवलपमेंट है इट इज समवॉट, उसमें 2-3 बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। इसके अलावा जो बेसिक थीम है या जो बेसिक डीलिंग ऑफ द इंसिडेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। एक चेंज ये आया है कि करेक्टर्स जो हैं वो अब कॉमन क्लास से भी आने लग गए हैं। समटाइम्स इट इज मोर अबाउट सोसाइटी, कई बार जो ट्रेजेडी है इट इज अबाउट मोर अबाउट एंग्स्ट और एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन बेसिकली जो उसका फ्रेमवर्क है उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम कॉमेडी की बात करें, इट हैज टेकन सो मैनी फॉर्म्स टाइम टू टाइम। जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इतने चेंजेस कॉमेडी के अंदर आए हैं। करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमर किस टाइप का है, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये इस वजह से कॉमेडी का जो डेवलपमेंट है इट इज मोर इंटरेस्टिंग रादर देन ट्रेजेडी। अगर हम थोड़ा सा एटिमोलॉजी की बात करें, जो टर्म कॉमेडी है वो ग्रीक वर्ड कॉमोस, कॉमोडिया बेसिकली वर्ड लिया जाता है, लेकिन उसको भी हम 2 पार्ट में अगर बांटें तो काफी हमें समझ में आ जाएगा कॉमेडी का जो ओरिजिन है उसमें। जो जैसे कॉमोस जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरी मेकिंग या रेवेल करना, एंजॉय करना, डांसिंग, डांस वो करना, एंड या फेस्टिवल हम कह सकते हैं। देखेंगे भी हम किस तरह से जुड़ा हुआ है। एंड ऑयदोस, ऑयदोस का मतलब होता है अ सिंगर और अ पोएट। तो डेफिनेशन क्लियर कर देती है इस बात को कि कॉमेडी जो बेसिकली है इट इज मोर अबाउट डांस एंड सिंगिंग, रेवेल मेकिंग, और उसके अंदर इस तरह के ही फेस्टिव एलिमेंट्स मिले रहते हैं। अगर हम ग्रीक जहां ओरिजिन हुआ दोनों ट्रेजेडी और कॉमेडी का, वहां की बात करें तो ये जो परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हुआ करती थी दोस्तों, इसका जो लोकेशन हुआ करता था वो फेस्टिवल्स होते थे। जैसे सबसे फेमस जो वहां का फेस्टिवल था वो था सिटी डियोंजिया। सिटी डियोंजिया एक ग्रैंड फेस्टिवल का नाम था जो एथेंस के अंदर हुआ करता था। और मार्च में, जैसे बिकॉज मार्च वाज कंसिडर्ड टू बी ए टाइम जब जो क्रॉप सीजन था वो अपना एक फिनिश होकर नया स्टार्ट होने वाला होता था, तो तब वहां पर ये फेस्टिवल होता था। और डियोनिसस जो गॉड ऑफ रेवेलरी या फेस्टिव मेकिंग है, उनके ऑनर के अंदर इस फेस्टिवल को किया जाता था। इनिशियली इस फेस्टिवल में केवल ट्रेजेडीज को प्रेजेंट किया जाता था। और अर्ली 5th सेंचुरी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले सोफोक्लेस या यूरिपिडस के जो प्लेस थे जनरली 3 इन नंबर, समटाइम्स 4 इन नंबर्स, उनको प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन उसके बाद 5th सेंचुरी में कॉमेडीज को भी परफॉर्म स्टार्ट करना किया गया, फर्स्ट टाइम हम वहां पर देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और कॉमेडी के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये है
लेनिया का। लेनिया का जो फेस्टिवल था वैसे माइनर है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो जनवरी के अंदर होता था और यहां पर अरिस्टोफेन्स की कॉमेडीज को परफॉर्म किया जाता था। ट्रेजेडीज यहां बाद में परफॉर्म की जाने लगी। तो दो प्लेसेस हैं, एक जगह जहां ट्रेजेडी को प्रेफरेंस दिया जाता था और दूसरी जगह लेनाया का, जहां पर बेसिकली कॉमेडीज को परफॉर्म किया जाता था, ट्रेजेडीज बाद में वहां परफॉर्म होने लगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडीज की। ये तो एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आराम से आप सुनती जाइए। थोड़ा बड़ा लेक्चर है, आई होप कि पूरा लेक्चर सुनने के बाद कॉमेडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक जो मेजर डिवीजन किया जाता है कॉमेडीज का, वो किया जाता है क्लासिकल वर्सेस रोमांटिक कॉमेडी। नाउ व्हाट इज अ क्लासिकल कॉमेडी एंड व्हाट इज अ रोमांटिक कॉमेडी, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ क्लासिकल कॉमेडी? क्लासिकल कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी that follows dramatic conventions. Which dramatic conventions? वो conventions which are laid by Aristotle and other masters, जो उन्होंने फार्मूला सेट करे हैं, जिस फार्मूला को फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्टली एडहेयर किया जाए कुछ रूल्स से, वो जो कॉमेडी है उसको हम क्लासिकल कॉमेडी कहते हैं। जैसे 3 यूनिटीज जो हम एरिस्टोटल के अंदर पढ़ चुके हैं, यूनिटी ऑफ प्लॉट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ में उन्होंने जो रेफरेंस दिया है यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। और another very important part of classical comedy is that a comedy is a comedy, a tragedy is a tragedy, and twain don't meet. आई मीन टू से कि इसके अंदर जो ट्रेजिक एलिमेंट होता है वो नहीं पाया जाता है। अनलाइक ब्रिटिश कॉमेडीज, शेक्सपियरियन कॉमेडीज, जिनको कई बार ट्रेजिक कॉमिक या कॉमिक ट्रेजेडीज कहते हैं, और जिसका रीजन ये होता है कि एक ही प्ले के अंदर जो स्पेक्टेटर्स हैं वो दोनों टाइप के इमोशंस को एंजॉय कर सकें। लेकिन क्लासिकल कॉमेडी प्योरली कॉमेडीज होती हैं, देयर आर टोटली ट्रेजिक एलिमेंट जो होता है वो बाहर रहता है। इट इज जनरली डायडेक्टिक। देखिए, ह्यूमर इसका पर्पस होता है, लेकिन उस ह्यूमर के अंदर भी कुछ टीचिंग्स होती हैं, एंड सटायरिक इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि देयर इज ऑलवेज वी कैन से फॉली विच इज एक्सपोज्ड, ह्यूमन फॉलीज, सिस्टम की जो वीकनेस है, जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको एक्सपोज किया जाता है। बट द टोन इज नॉट हार्श, इट इज बेसिकली ह्यूमरस, एंड द प्ले राइट एक्सपोजेज द फॉलीज एंड एक्सेंट्रिसिटीज। इसके बारे में हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। तो जो प्ले राइट होता है क्लासिकल कॉमेडी का, ही इज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ द पर्सन एंड द मैनर्स, और वो ये नोटिस करता है व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी वो चीजें हैं जो एक डिविएशन दिखाती हैं नॉर्मल बिहेवियर से, वो उनको कैच करता है, एंड ही मेक्स हिज प्ले अराउंड दीज थिंग्स। साथ में वो सोसाइटी के अंदर होने वाले करप्शंस को, जो और चीजें हैं, उनको भी इन कॉमेडीज में प्रेजेंट करता है। नाउ क्लासिकल कॉमेडी एंड स्पेशली अगर हम ग्रीक कॉमेडी के डेवलपमेंट की बात करें, तो मेन जो इसके 3 टाइप्स आते हैं उनको हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला जो डेवलपमेंट का फेज है उसको हम बोलते हैं ओल्ड कॉमेडी। देखिए, ये केवल जो ओल्ड या मिडल और न्यू कॉमेडी हम स्टडी करेंगे, इट इज नॉट जस्ट क्रोनोलॉजिकल नेमिंग ऑफ देम, इसके साथ इनके कुछ फीचर्स भी जुड़े हुए हैं। सो ओल्ड से ये तो तय बात है कि इट इज द अर्लीस्ट परफॉर्मेंसेज इन ग्रीस, जिन फेस्टिवल्स की हमने बात करी, एंड एसोसिएटेड विद फेस्टिवल फॉर डियोनिसस द गॉड ऑफ वाइन एंड फेस्टिविटी, वहां पर ये परफॉर्म की जाती थी।
जो अर्लीस्ट पीरियड काउंट किया जाता है ग्रीक कॉमेडी का, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th century एंड इन द 5th century BC. इट इज नोन एज ओल्ड कॉमेडी बिकॉज इट इज द अर्लीस्ट वन, और जो इसका चीफ एक्सपोनेंट है, जो हम कह सकते हैं ग्रीक फादर ऑफ कॉमेडी है, वो है अरिस्टोफेन्स. सो ही बेसिकली स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग द जॉनर ऑफ कॉमेडी. अगर हम बात करें जो अरिस्टोफेन्स के प्लेज हैं, दे आर नोन फॉर देयर lively, मतलब there is a kind of enthusiasm on the exuberance on the stage, and there is body satire. It means there is no hiding behind, or there is no kind of mellowing. उसकी बजाय बड़े ही बिंदास, जिसको हम वर्ड कहते हैं, उस ढंग से पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस एंड इवन गॉड्स, उनको भी स्पेयर नहीं करा है अरिस्टोफेन्स ने अपनी कॉमेडीज के अंदर. दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द ओल्ड कॉमेडी. These comedies were a mixture of, देखिए डियान्सिस का जो फेस्टिवल है, तो इट इज बेसिकली there is dance, there is poetry, song, drama, fantastic plots and mockery and bitter satire. It's all about society, and it's all about making fun. It is about poking finger at the follies. ये old comedies, old classical comedies का हॉलमार्क है. अरिस्टोफेन्स इसका मास्टर है. अगर हम बात करें अरिस्टोफेन्स के दो बहुत फेमस प्लेस की, उससे हमें पता चलेगा, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से दे टारगेट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और इवन एन एमिनेंट पर्सनैलिटी. द क्लाउड्स, इट इज अ सटायर ऑन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, और इसका जो मेन टारगेट है उस समय के ग्रेटेस्ट ग्रीक इंटेलेक्चुअल Socrates. Second इनका play है The Frogs, which is satire on the art of drama itself, और it is against the tragedy writer Euripides. So these are the best example. ये हमें शो करते हैं कि किस तरह से जो old comedy है, it is about इंडिविजुअल. देर बाद में हम देखते हैं 18th सेंचुरी के अंदर किस तरह से ड्राइडन, पोप एंड इवन जोनाथन स्विफ्ट, दे डायरेक्ट देयर एंगर और देयर सटायर अगेंस्ट इंडिविजुअल्स. ठीक इसी तरह से ओल्ड कॉमेडीज इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट्स, इन सब के खिलाफ जाती है. इसके बाद आते हैं हम मिडल कॉमेडी की तरफ. It is basically a transitional phase, and after the death of Aristophanes, and from about 400 BC to about 320 BC, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ. ये लगभग पीरियड था थिएट्रिकल ट्रांजिशन का, और ब्रिज द गैप बिटवीन द ओल्ड कॉमेडी और जो अपकमिंग न्यू कॉमेडी थी, और इस पीरियड को हम कहते हैं ग्रीक मिडल कॉमेडी. Now, middle comedy, its main focus was not political or individual. It is about social issues and everyday life. So it is more focused on common persons, on everyday life. This is the main difference between old comedy and middle comedy. Antiphons and Alexis, these two are considered as the important. They borrowed many things from Aristophanes, but they also introduced new things, new concept. आम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. It is during this period, साथ के साथ देखिए उधर तो चल रहा था ग्रीस के अंदर डेवलपमेंट. अरिस्टोफेन was already a rock star कॉमेडी का. रोम के अंदर उसी समय पर प्लॉटस, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ रोमन कॉमेडी. तो देखिए पहले ग्रीक कॉमेडी डेवलप हुई, ओल्ड कॉमेडी डेवलप हुई, उसको फॉलो करते हुए प्लॉटस नाम के जो रोमन राइटर थे, जिनको हम रोमन कॉमेडी का फादर भी मानते हैं, ही एडेप्टेड ग्रीक प्लेज. और पेलियाटा इज comedies set in Greece with Greek characters but performed in Latin language. तो ये इस तरह से हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा जब ये लगा कि ग्रीक कॉमेडीज आर वेरी गुड फॉर ऑडियंस,
तो वही की वही प्लॉट लाइन ली गई, करेक्टर्स और सेटिंग ग्रीक की ली गई, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो ग्रीशियन लैंग्वेज की बजाय लैटिन लैंग्वेज में करा गया। ये पैलियाटा जो था प्लॉटस ने करा। बहुत सारे प्लेज इन्होंने अरिस्टोफेंस के एडेप्ट करे। His comedies like Amphitruo, they were known for their slapstick humor. Slapstick humor होता है जिसके अंदर farcical element होता है, witty dialogue and stock characters. Now ये term बहुत important है, stock character. What is a या who is a stock character? एक ऐसा character which has fixed type of costume, dialogues, characteristics, जिससे पब्लिक मेमोरी के अंदर एक फिक्स हो जाता है, जिसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं कि ये करेक्टर आएगा तो ऐसे ऐसी हरकत, ऐसे ऐसे बातें बोलना रहेगा इसका। अब हम बढ़ते हैं थर्ड जो क्लासिकल कॉमेडी का टाइप है, या हम कह सकते हैं ग्रीक कॉमेडी के डेवलपमेंट का जो लास्ट फेज है, दैट इज न्यू कॉमेडी। नाउ ग्रीक न्यू कॉमेडी इट फ्लरिश्ड अराउंड थर्ड सेंचुरी। बिल्कुल जब हम लास्ट फेज में जो ग्रीक थिएटर का पीक पॉइंट है वहां पहुंचते हैं, एंड देयर इज अ शिफ्ट, दैट इज व्हाई ओल्ड एंड न्यू फ्रॉम द बॉडी पॉलिटिकली चार्ज सटायर्स ऑफ द ओल्ड कॉमेडी। ओल्ड कॉमेडी के अंदर पॉलिटिक्स, रिलीजन और एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स उनको टारगेट किया जाता था, लेकिन न्यू कॉमेडी एक्सप्लोर्ड डोमेस्टिक लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी एथेनियंस। एथेंस के जो कॉमन लोग थे, तो देखिए जो मिडिल कॉमेडी थी वो मिक्सचर थी, और लेकिन ओल्ड कॉमेडी के अंदर, ओल्ड कॉमेडी से न्यू कॉमेडी में देयर इज अ कंप्लीट ब्रेक। लव अफेयर्स, फैमिली स्क्वैबल्स, small fights, petty fights, financial woes, and both plots characters, they were taken from common life, and that is why they were stereotype. Stereotype इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप नोटिस करें, एमिनेंट जो पर्सन्स होंगे या किंग्स होंगे, उनका खुद का एक डिस्टिंक्ट करेक्टर होता है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कॉमन पब्लिक, देन वी विल फाइंड दैट वी कैन कैटेगराइज देम इनटू फिक्स मोल्ड्स। तो इसी तरह से करेक्टर्स जो थे स्टीरियोटाइप हुआ करते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसके अंदर वो है मनेंडर। मनेंडर इज कंसिडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इस कॉमेडी को, जो ओल्ड कॉमेडी थी उसको हटाकर और न्यू कॉमेडी का पाथ पेव किया। Discolos, the grouch, one who always complains, and Pericleomone, the Sean girl, they had great influence not only on the Greek stage and drama, but also Roman playwrights like Plautus, जो middle comedy से ही लिख रहे थे, and Terence, who heavily borrowed from Menander and they copied them for the Roman stage. तो ये आपका था ग्रीक स्टेज की जो अलग अलग कॉमेडीज थी, ओल्ड कॉमेडी, मिडल कॉमेडी, न्यू कॉमेडी, जो क्लासिकल कॉमेडी के टाइप्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोमांटिक कॉमेडी। सो रोमांटिक कॉमेडी जैसा नाम बता रहा है, इट डज नॉट फॉलो द कन्वेंशंस ऑफ ड्रामा स्ट्रिक्टली। उनसे बिल्कुल ये हटकर एक्सपेरिमेंट करती है। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमेडीज एंड बेसिकली मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिक तो हो गया। बेसिकली रोमांटिक एंगल क्या होता है? इट इज अबाउट लव अफेयर, एक ऐसा अफेयर विच इन फ्रंट ऑफ विच देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा लगता है कि द यूनियन ऑफ लवर्स इज नॉट पॉसिबल। एक आइडियलाइज्ड हीरोइन होती है, एक और जिसको हम बोलते हैं डैमजल इन डिस्ट्रेस, और लेकिन वो कई बार अपने विट से, जो हम शेक्सपियरियन कॉमेडीज के अंदर देखते हैं, शी इज मोर इफेक्टिव देन द हीरो। एंड एक और जो रोमांटिक कॉमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दे एंड्स इन लॉट ऑफ मैरिजेस एंड मैरिजेस। शेक्सपियर is considered as the greatest writer of the romantic comedies,
एज यू लाइक इट, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम आर बेस्ट एग्जाम्पल्स। इन सभी प्लेस के अंदर जो मेन प्लॉट लाइन है, इट इज अबाउट रोमांटिक एंटेंगलमेंट, और बहुत सारे सब प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, और एंड जो होता है, देर इज नॉट ओनली मैरिज ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कपल जो हीरो और या हीरोइन है, देर आर अदर मैरिजेस, देर आर स्टॉक करेक्टर्स लाइक, जो अगर हम शेक्सपियर के प्लेस की बात करें, क्लाउन होता है वहां पर। तो दीज ऑल थिंग्स आर रोमांटिक, पार्ट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। अब हम एक और डिवीजन की बात करते हैं दोस्तों, जो इस बात पर बेस्ड है कि कॉमेडी किस तरह से जनरेट की जाती है, या उसका टारगेट ऑडियंस को जो ह्यूमर क्रिएट किया जाता है वो कैसे अपील करता है। इस बेस पे कॉमेडी को अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाई कॉमेडी एंड लो कॉमेडी। हाई कॉमेडी को हम प्योर या सीरियस कॉमेडी भी कहते हैं। इट इज अ थिएट्रिकल जॉनरे विच अपील्स टू द इंटेलेक्ट। कहने का मतलब यह है कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होती है, द ड्रामेटिस्ट एक्सपेक्ट देम टू एंजॉय द witty dialogues. The fun is in the situation, in the dialogue. It appeals to their brain. आसानी से ये इस तरह से नहीं है कि करेक्टर कोई फनी हरकत करेगा, उसकी बजाय जो उसका डायलॉग होगा, जो प्लॉट लाइन होगी, वो आपको सोचने पर और सोचकर हंसने के लिए प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी। Now it is known for its sophisticated wit. Sophisticated wit like यूज ऑफ फिगरेटिव डिवाइसेस, पन का यूज करना। अब नाउ द ऑडियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट जो उस पन को कैच कर सके। सोशल कॉमेंट्री वंस अगेन, बिकॉज इट इज अबाउट वही सारी चीजें, एक्सेंट्रिसिटीज जो है करेक्टर की, या फॉलीज जो है, फाइबल्स जो हैं, एंड फोकस ऑन द अपर क्लास। अपर क्लास के अंदर जो हिपोक्रेसी पाई जाती है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर पाया जाता है, उसको ये टारगेट करती है। हाई कॉमेडी यूजेस ह्यूमर टू जेंटली पोक फन एट द सोसाइटल नॉर्म्स। वो नॉर्म्स जिसके अंदर वो खुद के लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो द अदर स्टैंडर्ड्स। दिस हिपोक्रिटिकल बिहेवियर, क्लास स्ट्रक्चर हायर एंड लोअर, जो उनके मैनर्स और मैनरिज्म्स होते हैं, एंड द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को क्राउन ऑफ द स्पीशीज मानकर, या फिर रिच क्लास किस तरह से पुअर क्लास को ट्रीट करती है, इन सब चीजों के ऊपर ये कॉमेडी के प्लॉट्स बेस्ड होते हैं। इस रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज मेरेडिथ जो एक विक्टोरियन राइटर हैं, उनका एसे ऑन द आइडिया ऑफ कॉमेडी एंड द यूजेस ऑफ द कॉमिक स्पिरिट, उसके अंदर फर्दर उन्होंने डिफाइन करा है कि व्हाट इज हाई कॉमेडी एंड हाउ एंड व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर कॉमेडी। हाई कॉमेडी उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएबल इंसाइट या सोशल क्रिटिक प्रेजेंट करती है, एंड ही इज मोर कंसर्न कि हाई कॉमेडी के मीडियम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ड्रामेटिस्ट है ही इज मेकिंग पर्टिकुलर पर्सनल सटायर्स। ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि लाफ्टर शुड नॉट बी डेरिसिव, इट इज नॉट अबाउट इंसल्टिंग, इट इज अबाउट इंटेलेक्चुअल, जो कमी को भी बता सके, एक्सपोज भी कर सके, लेकिन जो एफ्रंट भी ना करे। सम नोटेबल एग्जाम्पल्स अगर हम हाई कॉमेडी करें, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स कि देयर इज सोफिस्टिकेटेड विट है, और अपर क्लास की जो फॉलीज हैं या फिर ह्यूमन एक्सेंट्रिसिटीज हैं, उनको हाईलाइट करने वाले हैं, तो रिचर्ड शेरिडन, उनका द स्कूल फॉर स्कैंडल, या लेडी विंडरमियर्स फैन ऑस्कर वाइल्ड का, या फिर जीबी शॉ की कॉमेडीज, जिनको हम कॉमेडी ऑफ आइडियाज में भी डिस्कस करेंगे, जो सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर वीक पॉइंट या फिर हम ये कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग को एक्सपोज करती हैं। अगर हम कंपेयर करें हाई कॉमेडी से
लो कॉमेडी का, तो लो कॉमेडी को हम एलिमेंटल कॉमेडी या फार्स भी कहते हैं। लो कॉमेडी इसलिए बिकॉज इट डज नॉट अपील टू ब्रेन और इंटेलेक्ट। इसका जो फोकस होता है वो स्लैपस्टिक ह्यूमर या फिर गैग्स या फिर वल्गर जोक्स पर होता है। ये किसी तरह से ह्यूमन फिजिक की डिफॉर्मिटी या फिर कोई ऐसा एक्शन जो एब्सर्ड हो या फिर कोई ऐसी चीज जो कॉमन मास के लोअर टेस्ट को अपील कर सके उनको प्रेजेंट करती है, ऐसी सारी कॉमेडीज को हम लोअर कॉमेडी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो टर्म लो कॉमेडी है इसको जॉन ड्राइडन ने कॉइन करा था एन इवनिंग्स लव नाम के अपने प्ले के प्रीफेस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से ये जो बेसिक क्वालिटीज हैं बफूनरी की या फिर इस तरह का फिजिकल डिफॉर्मिटी का मजाक उड़ाने की, दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ लो कॉमेडी। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल मतलब जो नॉट रिलेटेड विद इंटेलेक्ट, विच कैन बी विजुअलाइज, जो सामने दिखता है जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमर रादर देन इंटेलेक्चुअल विट और सोफिस्टिकेटेड डायलॉग। देखिए, अगर आपको इसको और इजी वे में समझना हो, आप सिनेमा में देख सकते हैं समटाइम्स एक जो डायलॉग कैरेक्टर्स के बीच में चलता है, यू नीड टू यूज योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड किस तरह से उस डायलॉग के अंदर सरकाज़्म है या फिर आयरनी का यूज किया गया है, पन का यूज किया गया है। ये सारे हाई कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर आप स्टेज के ऊपर या सिनेमा के अंदर किसी ऐसे सीन को देख रहे हो जिसमें एक आदमी गिर रहा है और फिर वो उठ रहा है और फिर वापस से गिर रहा है, लॉरेन एंड हार्डी का आपने देखा हो, तो यू लाफ ओनली बाय लुकिंग एट देयर लुडिक्रस एक्शंस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये लो कॉमेडी का एग्जाम्पल होता है। जो एलिमेंट्स लो कॉमेडी के हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बात हम देखना चाहेंगे कि इवन मिस्ट्री प्लेस जो इंग्लिश कॉमेडी इंग्लिश ड्रामा के स्टार्टिंग में पाए जाते हैं, मोरालिटी प्लेस, उसके अंदर भी एक दो करेक्टर, खासकर जो 7 सिंस को पर्सोनिफाई किया जाता था, तो जो ग्रीड का या फिर इस कोई ना कोई एक ऐसा सिन का करेक्टर ऐसा होता था जो कॉमन मासेस को अपील किया करता था। एलिजाबेथन जो एज है जो गिनी जाती है गोल्डन एज ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, उसके अंदर तो इट वाज वेरी पॉपुलर और उसका रीजन भी सिंपल यही था, इट पॉपुलैरिटी एंड ग्रेट डिमांड अमंग द ऑडियंस। वो चाहते थे बार बार इस तरह के चीजों को देखने का। सो यही रीजन है कि उस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस ड्रामेटिस्ट हैं शेक्सपियर, उनके प्लेज इवन ट्रेजेडीज के अंदर बहुत सारे ऐसे फनी सीन्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे क्लाउन्स हैं जो अपनी बफूनरी के द्वारा हंसाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ का द पोर्टर सीन या फिर बॉटम और वीवर फ्रेंड्स के जो फेमस सीन्स हैं, एक सीन के अंदर किस तरह से वो ट्रांसपोज कर देते हैं और डंकी हैट यूज करते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर, ये प्राइम एग्जाम्पल्स हैं लो कॉमेडी के। चलिए आगे चलते हैं हम। कॉमेडिया डेल आर्टे या इटालियन कॉमेडी, देखिए हमने ग्रीक का देख लिया इंपॉर्टेंट, रोमन में प्लॉटस को देख लिया, और अब हम देखते हैं इटली में डेवलप हुई कॉमेडिया डेलार्टे। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कॉमेडी थ्रू आउट यूरोप। नाम अलग अलग थे लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ये 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक यूरोप की और स्पेशली इटली स्पेनिश रीजन की सबसे पॉपुलर आर्ट फॉर्म थी। इसके अंदर जो प्लॉट होता है वो बहुत ही लूज होता है और एक्टर्स रिलाइड ऑन इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मतलब स्टेज के ऊपर जैसा सर्कमस्टेंस है, जैसा स्टैंड कॉमेडी में बहुत बार हम देखते हैं कि कोई आपको वापस से रिप्लाई मिला, देन यू चेंज द प्लॉट अकॉर्डिंगली। इसी तरह से इस इम्प्रोवाइजेशन पर बिल्डिंग अपॉन अ लूज प्लॉट आउटलाइन, जिसको वो सिनेरियो बोलते थे, जिनको हम सीन्स बोलते हैं, तो लूज है, एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इस तरह से चीजें होंगी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो। witty dialogue, comic situation, and there were use of masks, props जो dramatic devices use की जाती हैं, there were songs, dance and music, they all are key features of commedia dell'arte।
Now, written mostly in a language which is vernacular, which is understood by common people, साधारण लोग भी जिसको समझ सकें. It featured stocked masked characters, ऐसे मास्क जिनको पब्लिक तुरंत आइडेंटिफाई कर सके, जैसे हार्लेक्विन द विटी सर्वेंट, पेंथेलॉन द ग्रीडी ओल्ड मैन एंड कोलंबिया द क्लेवर मीड. नेम्स जो हैं वो लगभग फिक्स थे. आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल आपको दिख रहा है. फिक्स उनका जो गेटअप, कॉस्ट्यूम्स, मास्क हुआ करते थे, ये हाई फीचर हुआ करते थे कॉमेडिया डेल आर्टे के. इसके कॉन्ट्रास्ट में जैसे अभी हमने देखा हाई एंड लो कॉमेडी, बिल्कुल ठीक. अगर कॉमेडिया डेल आर्टे लो कॉमेडी का एग्जांपल है, कॉमेडिया एरुडीता ये एग्जांपल है इटालियन कॉमेडी का ही, जिसे लर्नेड कॉमेडी भी कहते हैं. ये कॉमेडिया डेल आर्टे की एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है 16th सेंचुरी के अंदर. इट फीचर्स स्क्रिप्ट्स, जो प्लॉट्स होते थे वो लैटिन या इटालियन लैंग्वेज, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये इटालियन और या लैटिन लैंग्वेज जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसके अंदर. परफॉर्म फॉर द एरिस्टोक्रेटिक एंड नोबल क्लासेस, और जो नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हुआ करते थे दिलेंताती, उनके द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता था. सो इट इज फॉर स्मॉल क्लास ऑफ एजुकेटेड पीपल. तो कॉमेडिया एरुडीटा. अगर हम इंग्लिश कॉमेडीज की बात करें, ये हमने थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखा. इंग्लिश कॉमेडीज के अंदर जो 2-3 मेन वेराइटीज हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे. एक उस समय की जो फ्रांस और इंग्लैंड की सबसे पॉपुलर एलिजाबेथनीज, और लेटर पार्ट में जो पॉपुलर थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, ये ना केवल इंग्लैंड बल्कि फ्रांस में भी काफी पॉपुलर थी 16th और लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी एंड अर्लियर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, ये इस बेसिक आइडिया पर बेस्ड है कि हमारा जो मेकअप है, साइकोलॉजिकल मेकअप है, हमारा जो करेक्टर है, हमारा जो बिहेवियर है, वो बैलेंस पर टिका हुआ है. कौन सा बैलेंस? 4 बॉडीली फ्लूइड्स जो हमेशा बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं को ह्यूमर्स कहा गया. ये हैं ब्लड, फ्लैम, ब्लैक एंड येलो बाइल. इन चारों के अंदर अगर बैलेंस रहता है तो पर्सन बिहेव्स नॉर्मली, वो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है. लेकिन देयर इज जरा सा उसके अंदर इनबैलेंस हो जाए या ज्यादा इनबैलेंस हो जाए, द पर्सन बिकम्स एक्सेंट्रिक. उसका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक हो जाता है विच मेक्स हिम अपीयर एब्सर्ड और एक्सेंट्रिक. नाउ ये इस वजह से कॉमेडीज इस तरह से होती हैं जो सोशल नॉर्म्स को सेटराइज करती हैं. कैसे करती हैं? हाईलाइटिंग द एब्सर्डिटीज एंड फॉलीज ऑफ करेक्टर्स. जो ऐसे करेक्टर जिनके अंदर एक पर्टिकुलर ह्यूमर का डोमिनेंस रहता है, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही लिडिक्रस हो जाता है. सबसे पहले जॉर्ज चैपमैन ने इस थियरी को अपने प्ले ह्यूमरस डेज मर्थ उसके अंदर ड्रामेटाइज करा था. बट वी ऑल नो इट इज बेसिकली बेन जॉनसन. शेक्सपियर का बिल्कुल एक काउंटर पार्ट है. शेक्सपियर जहां रोमांटिक कॉमेडीज लिख रहे थे, वहीं उस समय बेन जॉनसन क्लासिकल कॉमेडीज लिख रहे थे. तो देखिए क्लासिकल कॉमेडीज के सारे फीचर्स इसमें हमें दिखेंगे. ओल्ड क्लासिकल कॉमेडी के सटायर है इसके अंदर, अपर क्लास को टारगेट करके लिखा गया है, 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया है. Who mastered this particular genre and used humor to satirize the social norms and follies of his time. तो उनके जो प्लेस के अंदर करेक्टर्स हैं, उनके अंदर एक पर्टिकुलर सिंगल डोमिनेंट ह्यूमर होता है. वो उस ह्यूमर की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करते हैं, उनका बिहेवियर इस तरह से होता है कि ही बिकम्स और शी बिकम्स द बट ऑफ द सटायर. एंड कॉमिकल एक्सेजरेशन होता है, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, या फिर हम देख सकते हैं एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, या फिर हम देख सकते हैं उनके जो लेटर प्लेज हैं, वॉलपॉन हैं, इन सभी के अंदर उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करा है. एंड ही यूज्ड इट not just to make fun of these characters but to expose
फॉलीज ऑफ द सोसाइटी, जैसे ग्रीड है या लस्ट है, इन सबको उन्होंने हाईलाइट करा है। अब हम एक नेक्स्ट वेरी पॉपुलर इंग्लिश कॉमेडी वैरायटी की तरफ चलते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ह्यूमर्स जहां पर्सन के पर्टिकुलर बिहेवियर को टारगेट करती है, मैनर्स सोसाइटी के एक सेक्शन के जो जनरल वो मैनरिज्म के बारे में, ये मैनर्स के बारे में है। यहां मैनर्स से मतलब है एटिकेट्स या फिर द वे इन विच अ पर्टिकुलर क्लास रिएक्ट्स एंड बिहेव। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स is sub genre of comedy. It flourished, it was very popular late 17th century England और फ्रांस। देखिए पॉलिटिकली इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट पीरियड, बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर, यहाँ हम देख सकते हैं मिड 17th सेंचुरी के अंदर चेंज हुआ था, रेस्टोरेशन जो टर्म है हम सब जानते हैं। पहले एक बार बात कर लेते हैं कि ये बेसिक कॉमेडीज जो होती हैं अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड के ऊपर इनका फोकस रहता है। ये जो फॉल्स मैनर्स और प्रिटेंशंस होते हैं उनको टारगेट करती है, जो अपने आप को सोशली सुपीरियर मानते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उनको ये टारगेट करती है, उनके मैरिज रिलेटेड थिंकिंग को, उनकी मनी हस्बैंड हंटिंग को, उनकी मनी माइंडेडनेस को, इन सब चीजों को वो टारगेट करती है। ये भी एक तरह की हाई कॉमेडी है, क्योंकि इसमें भी जो फोकस रहता है विटी डायलॉग्स पर रहता है, क्लेवर सिचुएशंस पर रहता है, लेकिन जो मेन इसका पर्पस होता है वो हिपोक्रेसी और वैनिटी जो होती है इसको, और साथ ही में बहुत सारी जो अपर क्लास की एब्सर्डिटी होती है, और जब मिडिल क्लास या लोअर क्लास उसको इमिटेट करने की कोशिश करती है तो किस तरह की फनी सिचुएशंस क्रिएट होती है, उनके ऊपर इसका टारगेट रहता है। There are many stock characters. The fop. Fop is a person who basically does not belong to that aristocratic class, लेकिन जो उसको कॉपी इमिटेट करने के चक्कर में बहुत ही फुलिश बिहेव करता है। द रेक एक ऐसा चार्मिंग लेकिन जो मॉरली लूज मैन है। एंड द ककेट, ककेट एक ऐसी विमेन हु इज हस्बैंड हंटिंग फॉर हस्बैंड, जिसका फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए जो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकती है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन प्लेज आफ्टर प्लेज वी फाइंड दीज फिक्स कैरेक्टर्स। One of the greatest writer of comedy of manners was Molière. Molière जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने 17th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी को सैटिराइज करा द स्कूल फॉर वाइव्स 1662 में, और इनका सबसे पॉपुलर प्ले द मिज़ेंथ्रोप। इंग्लैंड के अंदर इसी पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं, बिकॉज जो मोनार्की थी वो उसको रिस्टोर किया गया था 1660 में। चार्ल्स सेकेंड जो इतने लंबे टाइम तक फ्रांस में ही रहे थे अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स एंड लॉयल फॉलोअर्स, वो इंग्लैंड जब आते हैं तो फ्रेंच मैनर्स को अपने साथ लेकर आते हैं, तो दैट इज वाई वहां से काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। और ये जो कोर्ट कॉमेडी है, it is also known as restoration comedy. It is because of this period between 1660 to 1690s और 1700। अगर हम ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इनकी बात करें, सबसे फेमस जो ड्रामेटिस्ट है इस आर्ट के वो हैं विलियम कॉनग्रीव, जॉर्ज एथरीज, विलियम वाइकरली। ये इन सभी ने इस तरह के प्लेज लिखे जिनके अंदर बेसिकली फिक्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, बस उनके जो डायलॉग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड दे आर क्वाइट विटी। कॉनग्रीव्स का द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हॉलमार्क गिना जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। नेक्स्ट वैरायटी हम जो देखेंगे वो है सेंटिमेंटल कॉमेडी। नाउ सेंटिमेंट इज बेसिकली इंटेंस इमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। एक थिएट्रिकल जॉनरे जो डेवलप हुई, पॉपुलर रही 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, और खासकर 1730 से 1770s, वेरी शॉर्ट पीरियड जिसके अंदर ये पर्टिकुलर कॉमेडी पॉपुलर थी। इसी समय फ्रांस के अंदर अगर यहां पर सेंटिमेंटल कॉमेडी थी इंग्लैंड में, तो वहां पर कॉमेडी लेरामोइन,
लैरा मॉइंट का मतलब होता है टीयर्स, सो अ टीयरफुल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज इन फैशन। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये उस समय जो ये यूरोप का ये पार्ट था, ये एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी से एक चेंज आया था सेंटिमेंटल कॉमेडी में। ये एक्चुअली में जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी, ये एक तरह का रिएक्शन थी जो मॉरल कोलैप्स हुआ था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई थी जिसके अंदर, जैसे हमने रेक की बात करी, जो रेक करेक्टर था वो सक्सेसफुल होता था अपने डिजाइन्स के अंदर, तो ऐसा मान के चला जाता था कि मॉरली करप्ट काम हो रहा है। सो बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एज इनहेरेंटली गुड, जो हम डायलॉग बोलते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर पर आ जाए, तो दीज वर कॉमेडीज लाइक दैट, जिसके अंदर एक गुड ह्यूमन बीइंग थोड़े टाइम के लिए अपने रास्ते से भटकता है, बट बैड एग्जाम्पल उसे रास्ते से दूर ले जाते हैं, बट इन द एंड बिकॉज इट इज अ कॉमेडी, इट इज ये ट्रेजिक एंडिंग नहीं होती, इसके अंदर ही और शी रियलाइजेज द एरर्स ऑफ हिज वे और वो सुधर जाता है। नाउ है तो ये कॉमेडी, बट देयर वाज लिटिल ह्यूमर इन इट, और ज्यादा ये किसकी तरह, एक पॉजिटिव मॉरल टेल की तरह, जिसके अंदर, जिसका पर्पस जो होता था ऑडियंस के अंदर डीप इमोशंस, वो हंसने के बजाय रोते थे कि ओहो बेचारे के साथ कैसा हुआ और लास्ट में क्या चीज हुई है। कॉन्शियस लवर्स रिचर्ड स्टील का और लव्स लास्ट शिफ्ट कॉली सिबर का, ये टिपिकल एग्जाम्पल हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी के। यही दोस्तों, जब ये सेंटिमेंटल कॉमेडी की ओवरडोज होने लगी तो देयर वाज ऑब्वियसली एन इंस्टेंट रिएक्शन अगेंस्ट दिस ओवर सेंटिमेंटलिज्म, और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी वो रिस्टोर करने की कोशिश करती है इंग्लिश स्टेज के ऊपर उसका ह्यूमर और गेटी, जो शेक्सपियर के टाइम से पहचान है इंग्लिश थिएटर की, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बीइंग में आती है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ अपने कंपैरिजन बिटवीन लाफिंग एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी ऐसे के अंदर सेंटिमेंटल कॉमेडी को स्पीशीज ऑफ अ बास्टर्ड ट्रेजेडी कहता है। मतलब ही सेज दैट सेंटिमेंटल कॉमेडी इज नॉट अ कॉमेडी एट ऑल, it is basically a tragedy, but it is a bastard child, illegitimate child. Goldsmith का She Stoops to Conquer और Sheridan का Rivals, The School for Scandal, इनको हम मान सकते हैं perfect example of anti-sentimental comedy, क्योंकि like comedy of manners, once again the focus is on witty dialogues, humor, सब एलिमेंट मिक्स है बट टोन्ड डाउन। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तरह बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करती, बट इट इज टोन्ड डाउन। इट वाज मोर और लेस polished version of restoration comedy of manners, और main purpose was once again to laugh at the follies. So we can see कि किस तरह से comedy of manners, sentimental comedy, anti sentimental comedy। सिचुएशनल कॉमेडी ज्यादा पॉपुलर, इसको टीवी के द्वारा सिटकॉम के नाम से अगर हम देखें, सिट इज फॉर सिचुएशनल और कॉमेडी का कॉम, सिटकॉम, इट हैज प्लॉट्स जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कम ध्यान दिया जाता है, अम्यूजिंग सिचुएशंस वो ज्यादा इसके ऊपर उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो कॉमेडीज जो डायलॉग्स के ऊपर रहती हैं या जो करेक्टर क्विक्स या एक्सेंट्रीज पर रहती हैं, सिचुएशनल कॉमेडी उनसे अलग है। इट थ्राइव्स ऑन ह्यूमर जनरेटेड बाय सर्कमस्टांसेस, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई या फिर हम और दूसरी तरह से कोई डिस्गाइज हो गया, इस तरह की फनी सिचुएशन एपिसोड आफ्टर एपिसोड क्रिएट की जाती है और करेक्टर्स के डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना वो फनी सिचुएशन होती है। For example, the importance of being earnest by Oscar Wilde is great example. Plot of mistaken identities, hilarious situations, और जो विक्टोरियन सोशल कन्वेंशंस की एब्सर्डिटी को हाईलाइट करती है। मॉडर्न टाइम्स के अंदर टेलीविजन या फिर और इवन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में वेब सीरीज में हम देखते हैं इस तरह की सीरीज, जैसे फ्रेंड्स जो एक बहुत पॉपुलर सीरीज है, डेली जो करेक्टर्स हैं
उनकी अलग अलग इस तरह की सिचुएशन होती है जो सिचुएशन मेक अस लाफ एट देम एंड क्रिएट्स ह्यूमर. कॉमेडी ऑफ इंट्रीग. नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन कॉमेडीज जो बहुत शॉर्ट लिव्ड या कुछ पर्टिकुलर ड्रामेटिस्ट्स के नाम से जुड़ी हुई हैं. तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग और कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बस इतना सा है कि सिचुएशनल कॉमेडी इज मोर लाइट हार्टेड और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग इज मोर अबाउट कॉन्स्पायरेसीज एंड स्ट्रेटेजम्स. अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं और इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स प्लॉट. बाकी और कोई भी नहीं है. ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, तो वही सिचुएशंस की बात हो गई. कैरेक्टर्स ट्राई टू आउटविट ईच अदर इन अ वेब ऑफ लाइज एंड डिसेप्शन. कोई किसी को धोखा दे रहा है वन आफ्टर. तो कॉनिंग कॉन्स, इस तरह के हम इसको कह सकते हैं. अ कॉन ट्राइज टू कॉन अनदर कॉन. ये एक प्रोसेस चलता रहता है. बहुत सारी मूवीज के अंदर आपने इस टाइप से देखा होगा. प्लेस के भी इसमें लिखे हुए हैं. स्पेन के अंदर इसका एक बहुत पॉपुलर फॉर्म था लोप दे वेगा का और टिर्सो दे मोलिना और एलारकॉन. ये जो बेसिकली 16th सेंचुरी और लेटर 17th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, स्पेन के अंदर इस कॉमेडी ऑफ इंट्रीग को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी. इनको केप एंड स्वॉर्ड प्ले भी कहा जाता था और स्वॉर्ड प्ले, डिस्गाइज, गैलेंट लवर्स, ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द नोबेलिटी, वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती थी. ऑनर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता था. जैसे मैंने आपको बताया, देयर वर कॉन्स्पायरेसीज, ये सारी चीजें इसके अंदर चलती रहती थी. और अगर हम इंग्लैंड के अंदर इसके प्रैक्टिशनर की बात करें, एफ्रा बैन, उन्होंने, देखिए वो उसी समय लिख रही थी जिस समय सेंटिमेंटल और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखी जा रही थी. द रोवर और द सिटी एयरस, इनको हम कॉमेडी ऑफ इंट्रीग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर भी जो एक तरह की स्पेनिश ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है. ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे मिस्टेकन आइडेंटिटीज हैं, रिविलेशंस हैं, इंट्रीग्स हैं, वगैरह वगैरह. कॉमेडी ऑफ आइडियाज. कॉमेडी ऑफ आइडियाज एक तरह की आप हाई कॉमेडी ही कह सकते हो. डिफरेंस है कि जैसे जीबी शॉ ने यूज करा था टर्म ड्रामा ऑफ डिस्कशन और आइडियाज, वो ऐसा मान के चलते थे कि जो कॉमेडी है या एक ड्रामा है उसका मेन पर्पस होता है किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रेजेंट करना. कंटेम्परेरी मॉरल प्रॉब्लम्स विद कॉमिक डायलॉग एंड सिचुएशन. आप एक प्रॉब्लम को दो वे में प्रेजेंट कर सकते हो. आइदर लाइक इब्सन एक ट्रेजेडी या एक ऐसा ड्रामा लिख सकते हो जिसके अंदर जो माहौल है वो सीरियस रहता है, और यू कैन ट्रीट इट लाइक जीबी शाह, जो बहुत बड़े फॉलोअर थे इब्सन के, जो इसको थोड़ा लाइट बनाते हैं with help of comic dialogues. So then it becomes comedy of ideas. Otherwise it is more like a problem play. जो कैरेक्टर इन अ कॉमेडी ऑफ आइडियाज है वो केवल जैसे कॉमेडी सिटकॉम्स के अंदर या दूसरी कॉमेडीज के अंदर वो केवल जोक्स शेयर नहीं करते हैं. दे बेसिकली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, आइडिया को सपोर्ट करते हैं, एंड दे ट्राई टू प्रूव दैट दे आर राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, जो कॉमेडीज ऑफ आइडिया, वो जरूरी नहीं है कि उसका एक हैप्पी रेजोल्यूशन हो. एक्चुअली में इसका पर्पस होता है अवेयरनेस क्रिएट करना ऑडियंस में अबाउट द प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, या फिर आर्म्स एंड द मैन जिसके अंदर कॉमेडिक सिचुएशन, लेकिन क्रिटिक किसका है, रोमांटिक आइडियलिज्म. जो लोग वार में एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है वो सोल्जर्स या वार सिचुएशन के बारे में किस तरह से इल्यूजन में रहते हैं, उसको उस पब्लिक के बीच में अवेयरनेस लेकर आना. तो ये जो बेसिक पर्पस है ये कॉमेडी ऑफ आइडियाज का हॉलमार्क है, यही इसका मेन पर्पस होता है. कॉमेडी ऑफ मीनेस एक बहुत ही छोटे सेट के साथ जुड़ा हुआ है. ये टर्म यूज की गई थी थिएटर क्रिटिक एर्विन वार्डल, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, 1958 के अंदर, और ये इंस्पायर्ड थी डेविड कैम्पटन के प्ले
द ल्यूनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मीनेस। तो देखिए पहली बार यूज की गई डेविड कॉम्पटन के द्वारा, किसके लिए? अपने प्ले के सबटाइटल में। और इसको टेक्निकली क्रिटिकली यूज किया गया इरविंग वार्डल के द्वारा, किसके लिए? फॉर द प्लेज ऑफ हैरोल्ड पिंटर। नाउ कॉमेडी ऑफ मीनेस तो अपने आप में क्लियर कर देता है कि एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, आपको बहुत हंसी भी आती है, बट देयर इज ऑलवेज looming danger, impending danger, there is a tense situation, what will happen to this particular character, there is a threat of violence always in the play। वो हो भी सकती है प्ले के अंदर एग्जीक्यूट हो और वो पूरे लास्ट तक क्लाइमैक्स तक भी जा सकती है, बट देयर इज टेंशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉमेडी ऑफ मीनेस। Source of menace is unidentified, so there is always suspense. Then audience laughs at the absurd situation, लेकिन feels creeping sense of danger. It will happen, something will happen. Not comic, but something tragic, some violence. So that is why it is comedy of menace or threat. हैरोल्ड पिंटर, जिनके लिए इरविंग वार्डल ने ये टर्म यूज की गई थी, मोस्ट नोटेबल फिगर एसोसिएट विद कॉमेडी ऑफ मीनेस, द बर्थडे पार्टी 1957 का, द केयर टेकर 1960 का एपिटमाइज करते हैं इस जॉनरे को। कॉमेडी ऑफ मॉरल्स, अनदर very we can say short-lived genre, use humor to critique societal flaws and promote moral values, almost like sentimental comedy, generally associated with 17th century French theater, particularly the works of Molière। Molière ने अपने वर्क्स के अंदर मेंशन करा था हाउ मॉरल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट और उनको ट्राई करा था। नाउ ब्लैक कॉमेडी, देखिए टर्म ही कैसी है, ब्लैक कॉमेडी एक टाइप का ऑक्सीमोरन है ये, आल्सो नोन एज डार्क कॉमेडी और गैलोज ह्यूमर, जक्सटापोजिशन ऑफ डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स। तो देखिए कॉमेडी जो जनरली लाइट और ब्राइट होनी चाहिए उसके साथ हमने यूज करा है ब्लैक, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमर क्रिएट होता है वो क्या है? डेथ, डिजीज, वारफेयर विद अम्यूजिंग और एब्सर्ड सिचुएशन। ये जनरली ऐसी थीम्स हैं जो ट्रेजेडीज के अंदर यूज की जाती हैं, इनका आउटकम जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इट कैन मेक पीपल लाफ, लेकिन डार्क या ब्लैक कॉमेडी ट्राइज टू डू द सेम। इसका जो मेन पर्पज है, ये एक वी कैन से रीसेंट डेवलपमेंट है, 20th सेंचुरी का डेवलपमेंट है, ये सेंसलेसनेस और फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। सो इट्स लाइक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो है तो एक टाइप की कॉमेडी, वी विल डिस्कस इट इन डिफरेंट। जो वैसे टर्म है ब्लैक ह्यूमर, इसको कॉइन किया गया था आंद्रे ब्रेटॉन के द्वारा जब उन्होंने 1930s के अंदर एक एंथोलॉजी पब्लिश की थी। इवन अरिस्टोफेन्स इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ डार्क ह्यूमर इन हिज ओल्ड कॉमेडीज, जिसके अंदर वो डेथ को या फिर वार को सब्जेक्ट ऑफ कॉमेडी बनाया करते थे। बाद में जो एक्चुअली हम देखें 1960s मॉडर्निज्म के डिक्लाइन के बाद पोस्ट और मॉडर्निज्म के राइज में ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई है। अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट प्लेज ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो ऑर्टन का जो लूट है उसको हम क्लासिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंदर डेड बॉडी बिकम्स बेसिकली वी कैन से अ व्हीकल फॉर ह्यूमर। तो एक जो ब्लैक कॉमेडी होती है, इट डील्स विद सब्जेक्ट्स व्हिच आर जनरली कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ ट्रेजेडी। So friends, this is all in our chapter related with comedy. I hope you enjoyed this rather long lecture. जल्दी एक और लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें we will discuss about different genres of tragedy. Keep watching, keep supporting. Thank you friends.